स्वागत है इस नई गहरी चर्चा में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद दिखता नहीं है पर हमारी पूरी आधुनिक दुनिया को चला रहा है। बिल्कुल। और ये एक ऐसी चीज है जिसके बिना आज की टेक्नोलॉजी शायद वहां नहीं होती जहां वो आज है। हाँ, मतलब सोचिए ज़रा, हमारे स्मार्टफोन्स या आधुनिक गाड़ियों के पेचीदा इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में जाने वाले सैटेलाइट्स में, इन सभी में एक चीज़ एकदम आम है। इनके फिजिकली बनने से पहले इनके अंदर का हर एक छोटा बड़ा हिस्सा, एक एक माइक्रोचिप, एक वर्चुअल दुनिया में टेस्ट किया गया था। यही बात है, बिना टेस्टिंग के तो सब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। वही ना। और सबसे हैरानी की बात यह है कि आज भी इन एडवांस सिस्टम्स की टेस्टिंग के लिए जिस सॉफ्टवेयर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है उसकी बुनियाद 1970s के दशक में रखी गई थी। 1970s में? हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आमतौर पर टेक दुनिया में नियम बहुत सख्त होते हैं। 5 या 10 साल में सॉफ्टवेयर पुराने हो जाते हैं, लेकिन PS स्पाइस नाम का ये टूल 50 सालों से लगातार चल रहा है। यही सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल है कि आखिर एक लेगेसी टूल खुद को इतने दशकों तक इतना प्रासंगिक कैसे रख सकता है। इसको समझने के लिए आज हमारे पास 3 मुख्य स्रोत हैं। हाँ, मैंने उनको देखा था। पहला एक शुरुआती YouTube ट्यूटोरियल है वैभव दीक्षित द्वारा, जहां उन्होंने बेसिक सिखाए हैं। दूसरा एक 2026 का इंडस्ट्री ब्लॉग है और तीसरा केडेंस डिजाइन सिस्टम्स का एक वीडियो है जो PSpice for TI के एडवांस्ड फीचर्स दिखाता है। तो इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि ये पुराना टूल आज 2026 आते आते बेसिक स्टूडेंट लैब से लेकर AI ड्रिवन क्लाउड कंप्यूटिंग तक इतना जरूरी कैसे बन गया है। एकदम सही। और इस सफर को देखने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस बिगिनर वाले नजरिए पर। हाँ, रुकिए, उन एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स पर जाने से पहले उस ट्यूटोरियल की बात करते हैं। जब मैं वो देख रही थी तो मुझे काफी अजीब लगा। एक तरफ आजकल गिगाबाइट्स में सॉफ्टवेयर आते हैं और वहां बताया गया है कि PSpice स्टूडेंट का 9.1 वर्जन सिर्फ 28 मेगाबाइट्स का है। सिर्फ 28 MB? हाँ, आजकल तो एक नॉर्मल फोटो भी इससे बड़ी होती है। बिल्कुल। लेकिन इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखकर लगता है जैसे हम टाइम ट्रैवल करके वापस 90s में आ गए। वो टेम्प फोल्डर वाला हिस्सा है ना? हाँ, यूजर को अपने C ड्राइव में एक टेम्प फोल्डर बनाना पड़ता है, फाइल्स को अनजिप करना पड़ता है और खास तौर पर हिदायत दी जाती है कि एंटीवायरस और फायरवॉल्स को बंद कर दो वरना एरर आएगा। ये किसी मॉडर्न सॉफ्टवेयर के हिसाब से थोड़ा क्लंकी नहीं लगता? देखिए, ये क्लंकी जरूर लगता है और ये उन छोटी छोटी तकनीकी परेशानियों में से एक है जो पुराने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स के साथ आती हैं। उनका कोर इंजन डेकेड्स पुराना होता है। अच्छा। हाँ, जैसे नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ जबरदस्ती फिट किया जाता है। पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक बार ये अजीब सा इंस्टॉलेशन पूरा हो जाए तो इसका इंटरफेस किसी जादुई डिजिटल टूल बॉक्स जैसा बन जाता है। वो डायनोक्यूलर्स वाला आइकॉन? सही पकड़ा, एक दूरबीन या बाइनोक्यूलर्स का आइकॉन होता है जहां से नए पार्ट्स ढूंढे जाते हैं। ग्लोबल पेंडेमिक के दौरान जब लोग फिजिकल लैब्स नहीं जा सकते थे तब PSpice एक बहुत बड़ा सहारा बना था, ऐसे ही वर्चुअल लैब्स के रूप में। ये ट्यूटोरियल में वाकई एक वीडियो गेम की इन्वेंट्री सिस्टम जैसा लगा। मतलब कीबोर्ड पे सिर्फ C दबाने से 1 नैनोफैराड का कैपेसिटर आ जाता है और R दबाने से 1K का रेजिस्टर। और उसके बाद Ctrl+W दबाकर आप उनके बीच वायर्स जोड़ देते हैं। बहुत ही इंट्यूटिव है। हाँ, और एक और स्टेप था G दबाकर अर्थ या ग्राउंड सेट करना, जो 0 वोल्ट का रेफरेंस पॉइंट होता है। बिना इसके सिम्युलेटर को समझ नहीं आएगा कि करंट कहाँ बह रहा है। और उन्होंने एक बहुत ही बुनियादी ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट दिखाया। V=IR वाला है ना? हाँ, 10 वोल्ट का एक DC सोर्स था और उसके साथ एक 5 ओम का रेजिस्टर। और वहां जो सिमुलेशन रन करने का तरीका था वो बहुत खास था। उन्होंने सीधे पावर ऑन करके फाइनल रिजल्ट नहीं दिखा, उन्होंने DC स्वीप का इस्तेमाल किया। DC स्वीप? उसका क्या मतलब है यहाँ? इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर से कहा गया कि वोल्टेज को 0 से लेकर 10 वोल्ट तक धीरे धीरे बढ़ाओ और हर बार 0.5 वोल्ट का इंक्रीमेंट करो। उसके बाद करंट मार्कर ने एक लीनियर ग्राफ बनाकर दिखा दिया कि एग्जैक्टली 2 एम्पियर करंट बह रहा है। लेकिन यहीं पर मेरा दिमाग थोड़ा अटक जाता है। अगर कैलकुलेशन इतनी ही सीधी है। आप मैथ की बात कर रही है ना? हाँ, ये तो बेसिक मैथ है। 10 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स 2। तो इसके लिए किसी को एक पूरे सिम्युलेटर की जरूरत ही क्यों है?
एक कैलकुलेटर काफी होना चाहिए। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि लोग इस टूल की असली ताकत को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। ये सिम्युलेटर सिर्फ फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए नहीं है, ये लीनियर ग्राफ देखने और रियल वर्ल्ड बिहेवियर को वेरीफाई करने के बारे में है। अच्छा, मतलब नंबर्स के आगे का बिहेवियर। बिल्कुल। असली दुनिया में जब बोर्ड बनता है तो सिंपल मैथ फेल हो जाती है, वहां डिफरेंशियल इक्वेशंस जुड़ जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये किसी भी फिजिकल कंपोनेंट को जलाने से पहले टेस्ट करने देता है। ओह, मतलब हार्डवेयर जलाने से बचाता है। फिजिकल दुनिया में अगर हम हजारों कंपोनेंट्स जोड़कर टेस्ट करें और शॉर्ट सर्किट हो जाए तो वो कितना महंगा पड़ेगा। सही बात है। और यही पॉइंट हमें 2026 के इंडस्ट्री ब्लॉग की तरफ ले जाता है। उस ब्लॉग में एक बहुत भारी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, अनमैच्ड एक्यूरेसी, यानी बेहद सटीक परिणाम, खासकर एनालॉग सर्किट्स में। रुकिए, डिजिटल और एनालॉग के बीच का फर्क यहाँ इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन जाता है? देखिए, डिजिटल सर्किट्स एक आम लाइट स्विच की तरह होते हैं, या तो वो 1 होंगे या 0। अगर करंट थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाए तो डिजिटल को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो उसको मैनेज कर लेता है। हाँ, लेकिन एनालॉग सर्किट्स उस पुराने एफएम रेडियो की ट्यूनिंग नॉब की तरह होते हैं। अगर नॉब 1 मिलीमीटर भी हिली तो गाने की जगह स्टैटिक सुनाई देती है। एनालॉग में एक एक माइक्रोवोल्ट और यहां तक कि तापमान का भी असर होता है। अरे वाह! और पीएसपी पाइस यही हैंडल करता है एकदम। इसके मैथमेटिक्स इतने गहरे हैं कि वो रेडियो बनने से पहले ही बता देते हैं कि स्टैटिक कहाँ आएगी। अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें या बड़े पैमाने पर देखें तो यही भरोसा या ट्रस्ट इंडस्ट्री की फाउंडेशन है। मतलब ये उस पुराने भरोसेमंद साइंटिफिक कैलकुलेटर की तरह है जो कभी धोखा नहीं देता, बस हजारों गुना ज्यादा ताकतवर है। सही समझा आपने। सोचिए, जब कोई इंजीनियर हवाई जहाज का नेविगेशन सिस्टम या पेसमेकर बना रहा है, वहां एक गलती से जान जा सकती है। वो नए फैंसी टूल्स पर रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, ऐसी जगह पर स्टेबिलिटी जरूरी है। बड़े सिमुलेशंस में ये क्रैश नहीं होता होगा। बिल्कुल। और क्योंकि ये अंडरग्रेजुएट स्टडीज में सिखाया जाता है, जब इंजीनियर्स इंडस्ट्री में आते हैं तो उन्हें इस पर पहले से ट्रस्ट होता है। यहाँ आकर बात वाकई में बहुत दिलचस्प हो जाती है। पर एक सॉफ्टवेयर जो अपडेट नहीं होता वो तो मर जाता है ना? केडेंस और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स यानी टीआई ने इसको कैसे बदला? वही तो गेम चेंजर रहा। पीस्पाइस फॉर टीआई ने इंजीनियर्स का काम बहुत आसान कर दिया। पहले नए चिप का मॉडल इंटरनेट पे ढूंढना पड़ता था, डाउनलोड करके मैनुअली लिंक करना पड़ता था। वो तो बहुत थका देने वाला प्रोसेस लगता है। बहुत ज्यादा। पर अब टीआई जब भी कोई नया मॉडल निकालता है, लाइब्रेरी अपने आप अपडेट हो जाती है। इंजीनियर्स सीधे डेटा शीट्स और रेफरेंस डिजाइन्स देख सकते हैं। एकदम आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस। आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन एक वीडियो में मैंने एक कॉन्सेप्ट देखा जिसने मुझे चौंका दिया। वहाँ पैरासिटिक्स का जिक्र था। पैरासिटिक्स इंजीनियरिंग का असली हेडेक। हाँ, उन्होंने कहा कि आदर्श कंपोनेंट्स में नॉन आइडियल वैल्यूज यानी कमियां डालनी पड़ती हैं। मुझे ये काउंटर इंट्यूटिव लगा। सिम्युलेटर को तो आइडियल दुनिया दिखानी चाहिए ना, कोई जानबूझकर खराबी क्यों डालेगा? यही एक हॉबीइस्ट और प्रोफेशनल इंजीनियर का फर्क है। देखिए, स्क्रीन पर दिखने वाली तार एक सीधी लाइन होती है। मान लिया जाता है उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, पर असली में तो होती होगी। एकदम होती है। असली पीसीबी पर जब तार प्रिंट होती है, उसके अंदर अपनी छुपी हुई रेजिस्टेंस होती है। 2 तारों के पास होने से अनचाही कैपेसिटेंस पैदा होती है। इन्हीं छुपी हुई कमियों को पैरासिटिक्स कहते हैं। ओह, मतलब ये परजीवी की तरह सर्किट की एनर्जी चूसते हैं। सही कहा। अगर स्टूडेंट्स सिर्फ परफेक्ट कंपोनेंट्स पर टेस्ट करे तो फैक्ट्री से निकलते ही हार्डवेयर फेल हो सकता है। इसीलिए प्रोफेशनल्स को पैरासिटिक्स ऐड करने पड़ते हैं। मतलब ये टूल सिर्फ आदर्श दुनिया नहीं बल्कि असली दुनिया की कमियों को भी मॉडल करता है। ये तो बहुत डीप है। और डीप जाएंगे, एक और फीचर है जिसे मोंटे कार्लो हिस्टोग्राम्स कहते हैं। मोंटे कार्लो, ये नाम सुनकर तो सीधे किसी कसिनो या गैम्बलिंग की याद आती है। एक सिम्युलेटर के अंदर गैम्बलिंग का क्या काम? नाम वहीं से आया है, पर यहाँ गैम्बलिंग लक की नहीं, स्टैटिस्टिक्स की होती है। असली दुनिया की मास मैन्युफैक्चरिंग को सोचिए। जब फैक्ट्री लाखों रेजिस्टर्स बनाती है तो क्या सब ठीक 1000 ओम के निकलते हैं? नहीं, थोड़ा बहुत फर्क तो आता ही होगा मशीन से। सही पकड़ा। कोई 990 ओम का होता है, कोई 1110 का। इसे टॉलरेंसेस कहते हैं। अगर इंजीनियर ने अपना डिजाइन ठीक 1000 ओम मानकर बनाया है तो जब फैक्ट्री लाखों पीस बनाएगी, बहुत सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, तो मोंटे कार्लो सिमुलेशन सर्किट को हजारों बार रैंडमली अलग-अलग वैल्यूज के साथ टेस्ट करता होगा? एकदम सही। वो हर कंपोनेंट की वैल्यू को उनके टॉलरेंसेस के भीतर रैंडमली बदल देता है
और एंड में एक बार ग्राफ यानी हिस्टोग्राम मिलता है, जिससे पता चल जाए कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कितने डिवाइसेस ठीक काम करेंगे। ये तो लाखों डॉलर्स बचाता होगा। बिल्कुल। इसे मैन्युफैक्चरिंग यील्ड प्रिडिक्ट करना कहते हैं। लेकिन इसमें मैंने एक अजीब शर्त देखी थी। अगर इंटरनेट से किसी थर्ड पार्टी वेंडर का मॉडल लाकर इंपोर्ट करें तो सॉफ्टवेयर एक लिमिट लगा देता है। आप सिर्फ 3 प्री असाइंड सिग्नल्स ही प्लॉट कर सकते हैं। ये तो मुझे एक बिजनेस स्ट्रैटेजी लगती है कि लोग टीआई इकोसिस्टम के बाहर ना जाएं। देखिए, ये साफ तौर पर इकोसिस्टम लॉक इन का हिस्सा है, लेकिन इसको ऐसे देखिए कि उन्होंने बाहर के मॉडल्स ब्लॉक नहीं किए हैं, एक लिमिट के साथ ही सही पर अलाउ किया है। ये इसको बहुत फ्लेक्सिबल बनाता है। और यही अनुकूलता इसको आज 2026 में रेलेवेंट रखती है। मैंने जो 2026 का ब्लॉग पढ़ा वो तो किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं था। वहाँ एआई और मशीन लर्निंग की बात हो रही थी। हाँ, और ये शायद सबसे बड़ा बदलाव है पिछले कुछ सालों में। मतलब अब ये बस मैन्युअली इक्वेशन सॉल्व नहीं करता, इसने प्रिडिक्टिव सिमुलेशंस की शुरुआत कर दी है। आने वाली समस्याओं को पहले ही पहचान लेना। ये कैसे काम करता है? एआई इसमें ऑटोमेटेड ऑप्टिमाइजेशन करता है। पहले इंजीनियर्स को हिट एंड ट्रायल करना पड़ता था। अब एआई खुद सजेस्ट करता है भी फला रेजिस्टर को बढ़ा दो तो सर्किट बेहतर परफॉर्म करेगा। अरे वाह, जो काम हफ्तों लेता था वो अब तुरंत हो जाता होगा। पर एक बात सोचिए, जब शुरुआत की थी हमने तो वो एक 28 MB के टेम्प फोल्डर वाले डाउनलोड की बात थी, और अब हम क्लाउड सर्वर्स और एआई तक पहुंच गए हैं। ये लीप जरूरी थी। जब डिजाइन में हजारों नोड्स हों, उन पर लाखों मोंटे कार्लो वेरिएशंस चलानी हो, तो एक लोकल रैम तो क्रैश हो जाएगी। तो अब ये हेवी लिफ्टिंग लोकल हार्डवेयर पर नहीं होती। नहीं, पीस्पाइस ने अब क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस को पूरी तरह अपना लिया है। डेटा पावरफुल रिमोट सर्वर्स पर रन होता है। वहां के सुपर कंप्यूटर्स पैरेलल प्रोसेसिंग से रिजल्ट्स लगभग तुरंत वापस भेज देते हैं। इसने डिजाइन प्रोसेस को बहुत तेज कर दिया है। अगर मैं इस पूरी चर्चा का सार निकालूं तो एक सिंपल V=IR वाले एक्सपेरिमेंट से शुरू होकर एआई ड्रिवन और क्लाउड बेस्ड एरोस्पेस डिजाइन तक का सफर ये दर्शाता है कि बेहतरीन टूल्स वक्त के साथ खुद को कैसे बदलते हैं। और सुनने वालों के लिए इसका सबसे बड़ा महत्व यही है कि वो इस बात का एहसास करें कि उनके आसपास मौजूद लगभग हर आधुनिक डिवाइस इसी टेस्टिंग से गुजरा है, चाहे वो उनका स्मार्टफोन हो या गाड़ी का सिस्टम। बिल्कुल। इस तरह के विषयों की जानकारी होना, वेल इन्फॉर्म्ड होना, हमें इंफॉर्मेशन ओवरलोड की दुनिया में सही पर्सपेक्टिव देता है। यही अनुकल्पता PSEIC को जिंदा रखे हुए हैं। पर इन सब बारीकियों और एआई ऑप्टिमाइजेशन को देखने के बाद मेरे दिमाग में एक नया और बहुत ही गहरा सवाल घूम रहा है, जिसके बारे में मैं चाहती हूँ सुनने वाले भी सोचें। कैसा सवाल? एक समय था जब ह्यूमन इंजीनियर अपने तजुर्बे से ये समझता था कि कहाँ पैरासिटिक्स का असर आएगा। वो अपने दिमाग से इंट्यूशन लगाता था। लेकिन अगर आज एआई अब अकेले ही सर्किट्स का प्रिडिक्टिव सिमुलेशन लगा सकता है और क्लाउड पर हजारों डिजाइन ऑप्टिमाइज कर सकता है। हाँ, वही। तो क्या भविष्य के ह्यूमन इंजीनियर्स सिर्फ एआई के बनाए हार्डवेयर को अप्रूव करने वाले बनकर रह जाएंगे? जब मशीन खुद पैरासिटिक्स और एरर्स को ठीक कर रही है तो डिजाइन में इंसानी इंट्यूशन या हमारी सूझबूझ की जगह कहाँ बचेगी? ये सच में एक बहुत गहरा विचार है। हाँ, इस विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, ताकि सुनने वाले आगे खुद इस पर सोचें।